हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू। आज हम लोग क्लास 9th के सेकेंड लेसन है पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने पहले अध्याय में कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, वो भी भौतिक गुणों के आधार पर। तो हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने देखा कि उसके रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर फिर से 3 भागों में, तथ्य, यौगिक, मिश्रण। तीनों की परिभाषा, पहचानने के तरीके और उनके गुणों के बारे में हमने, उनके अंतर के बारे में हमने देखा। पिछले वीडियो, हमारे 2 वीडियो पहले से भी उपलब्ध हैं, उनमें आप देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे कि हम लोग कल पढ़े थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो हमने बताया था कि जब पदार्थ के गुण बदलते हैं तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें हमने बताया था हमारे शरीर में भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे हम लोग। दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन ही है। आगे हमारा है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे और हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बारीकी से हमारी बातों को सुनिएगा, तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी से पूछे जाएंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे कोई पूछे मेरे भाई कि विलयन किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि विलयन किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, विलयन का मतलब हुआ तरल पदार्थ। विलयन का मतलब क्या हुआ? तरल पदार्थ। ठीक है, जिसमें 2 चीज रहती है, एक विलायक और एक विलय। अब कहेगा ये हम नहीं समझ पाए। देखिए, विलयन का मतलब यूं समझ लीजिए शरबत। विलयन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या समझ लेना तुम? शरबत। उसमें 2 चीजें होती है, एक पानी होती है और एक चीनी होती है। नहीं, तो पानी आप समझते हैं, उसको कहते हैं विलायक, यानी जिसमें कोई पदार्थ घुलती है, जिसमें कोई पदार्थ घुलती है, मिलती है ना, उसको कहते हैं विलायक। और घुलने मिलने वाले पदार्थ को कहते हैं विलय। तो विलय और विलायक के मिलने से जो बनती है उसको कहते हैं विलयन। सीधी सीधी बात। विलय विलय और विलायक के मिलने से जो बनती है वह क्या कहलाती है? विलयन। तो आप तो समझ गए ना कि विलयन कहेगा तो समझ जाएंगे हम लोग कि विलयन कौन हुआ। विलय और विलायक के मिलने से जो बनती है, जो पदार्थ बनती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। ठीक है, विलय किसे कहते हैं? तो घुलने वाले पदार्थ, जैसे चीनी है, नमक है, विलय है। विलायक किसे कहते हैं? जो घुलाने वाले पदार्थ है, जिसमें कोई पदार्थ घुलती है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलायक। जो घुलती है विलय, और घुलाने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? विलायक कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चलिए, तो आप लोग अभी तक क्या समझ रहे थे कि सबसे पहले विलयन के बारे में, नहीं कि विलयन किसे कहते हैं। अब देखिए, विलयन जो होती है ना, वो भी कई प्रकार की होती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विलयन है एक असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब ये क्या हुआ, समझिएगा थोड़ा सा गौर करके। असंतृप्त का मतलब होता है कि जिसकी संतुष्टि नहीं होती है। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ? जिसकी संतुष्टि नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, कभी आप शरबत पिए हैं कि नहीं पिए हैं? कौन कौन पिया है बताओ तो, हाथ उठाओ तो। इसमें से सारे लोग शरबत पिए लगता है, और पिता भी है, ऐसे कोई बात नहीं है। इसमें आपने एक गौर किया होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात गौर करिएगा कि आप 1 लीटर जल लिए पानी, उसमें थोड़ा 100 ग्राम चीनी डालिए, घुल गया? हाँ घुल गया। और फिर से थोड़ा सा 50 ग्राम डालिए, घुल गया? हाँ घुल गया। थोड़ा सा और डालिए, घुल रहा है? हाँ घुल रहा है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा चीनी डालते जाएंगे और उसको चलाते जाएंगे, घुलते जाएगी, यानी घुलने की क्रिया जारी है। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे हम लोग? असंतृप्त विलयन। यानी वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और मात्रा घुलाई जा सकती है। विलय पदार्थों की और मात्रा, विलय माने चीनी, विलय पदार्थों की और मात्रा घुलाई जा सकती है, तो उसे कहते हैं हम लोग संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि असंतृप्त किसे, तो लिखेंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? असंतृप्त विलयन। यहां तक किसी को डाउट? अब उदाहरण के लिए समझाना पड़ेगा, तब बता देंगे कि भाई आप पानी लीजिए 1 लीटर, उसमें 100 ग्राम चीनी डालिए, घोलिए, मिठास हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। मतलब उसमें फिर 50 ग्राम डालेंगे तो क्या नहीं घुलेगा? हाँ घुल जाएगी। फिर 50 ग्राम डालेंगे तो नहीं घुलेगी? हाँ घुल जाएगी। यानी घुलने की क्रिया अगर जारी हो तो क्या बोलते हैं हम लोग?
घुलने की क्रिया जारी हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? नाउ एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे हमारा है संतृप्त। संतृप्त का मतलब हुआ कि अब घुलने की क्रिया बंद हो गई। घुलने की क्रिया क्या हो गई? बंद हो गई। यानी वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सके उसे कहते हैं हम लोग असंतृप्त विलयन। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि आप 1 लीटर पानी लिए, सपोज दैट, समझिए, उसमें थोड़ा सा सोडा मारिए, यानी 100 ग्राम सोडा डालिए, घुलाइए, घुल गई। फिर 50 ग्राम डालिए, घुल गई, हाँ ठीक है। फिर 50 ग्राम डालिए, घुल गई। अब डालिए, अब घुलने की क्रिया बंद हो गई, माने उसकी क्षमता खत्म हो गई, घुलाने की क्षमता क्या हो गई? खत्म हो गई। तो जब घुलाने की क्षमता खत्म हो गई ना तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संतृप्त, यानी संतुष्टि हो गई। क्या जी? अब अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं। क्या मान लीजिए कि हमारे सादिया को भूख बड़ी जोर से लगी हुई है कि नहीं है? अब इसको 2 रोटी दिया जाए तो 2 रोटी तो इसका एक कोने में समा जाती है, 2 रोटी इसका एक कोना में समा जाती है। क्या फिर 1 रोटी दिया जाए खाली, और भूख लगल है, हाँ हाँ और लगल है, तो ये हुआ असंतृप्त, यानी कि अभी संतुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसको 7-8 दे दिया जाए, 7-8 दे दिया जाए रोटी, जब ये खा लेगी पूरा 8 रोटियां घिस देगी, तब पूछा जाए कि अब, तब बोलेगी नहीं अब नहीं, अब हो गया, संतुष्टि हो गया, नहीं तो वो हो गया कौन? संतृप्त विलयन, है ना? तो संतृप्त समझ गए, असंतृप्त समझ गए, कोई दिक्कत? संतृप्त और असंतृप्त में किसी को दिक्कत? आगे चलें। अति संतृप्त क्या है? देखिए अति का मतलब होता है एकदम बिल्कुल। अब देखिए, अब ताप बढ़ाने या घटाने के बाद भी, ताप बढ़ाने और घटाने के बाद भी अगर विलय की मात्रा अगर न हो तो समझिएगा कि वो अति संतृप्त है। देखिए अब जैसे मान लीजिए अभी आपने चीनी लिया ना, जल लिया, घोले, घुल रहा था, फिर डाले, घुल रहा था, फिर डाले, घुल रहा था, तो ये हुआ असंतृप्त। लेकिन जब डाले और घुलना बंद हो गया तो हो गया संतृप्त। लेकिन थोड़ा सा तन का उष्मा दे दीजिए, या दाब बढ़ा दीजिए या ताप बढ़ा दीजिए, तो घुलने की क्रिया फिर से जारी हो गई, ठीक है ना? लेकिन अगर ताप दाब बढ़ाने के बाद भी अगर घुला नहीं, घुलने की क्रिया नहीं जारी हुआ, तो हो गया अति संतृप्त विलयन। कोई दिक्कत? अगर कोई पूछे अति संतृप्त विलयन क्या है तो बता देंगे कि वैसा विलयन जिसमें ताप बढ़ाने या दाब बढ़ाने घटाने के बाद भी अगर विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलने की क्रिया न हो, नहीं घुलाई जा सकती है, तो उसे कहते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन। तो आशा करते हैं हमारी ये 4 परिभाषा, विलयन किसे कहते हैं, विलायक क्या है, विलय क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, अति संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है, समझने में किसी को कोई डाउट? प्लीज वेट सम। चलिए भाई जी, तो हम पढ़ रहे थे कि असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त के बारे में, नहीं? अब विलयता पर दाब और ताप का प्रभाव। देखिए विलयता पर ना दाब और ताप का प्रभाव पड़ता है, याद रखेंगे। दाब बढ़ेगा, ठीक है ना, तो क्या होता है, विलयता क्या होती है, कमती है। और ताप बढ़ने से विलयता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे समझिए कि आप पानी में चीनी डाल दीजिए तो जल्दी जल्दी नहीं घुलेगी, उसी को आप क्या करेंगे, एक चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, गर्म करने लगिए, तो फटाफट फटाफट घुलना शुरू हो जाएगी ना, जल्दी घुलती है। क्या देखे ना घर में जो चाशनी उशनी बनती है जब मिठाई उठाई के लिए, देखे होंगे, तो ऐसे रख दीजिए आज चीनी और पानी मिला करके तो जल्दी नहीं घुलेगी। लेकिन उसी कड़ाह को उठा करके कहाँ रख दीजिए, आप चूल्हे पर रख दीजिए, और जैसे उसमें तापमान मिलेगी वह क्या हो जाएगी, नहीं घुलेगी जल्दी। इसका मतलब ताप बढ़ने से विलयता, घटने से, अच्छा अच्छा समझ में आ रही बात ना? तब विलयता पर ताप और दाब के प्रभाव को पूछता है, तो आप क्या लिखेंगे कि ताप बढ़ने से विलयता बढ़ती है, दाब बढ़ने से विलयता घटती है, ठीक है? चलते हैं आगे, हमारा है निलंबन और निलंबन के गुण, फिर कोलाइडी विलयन के गुण और वास्तविक विलयन। ये विलयन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक हो गया निलंबन, एक कौन हो गया हमारा, निलंबन, दूसरा हमारा हो गया कोलाइडी, और तीसरा हो गया हमारा, चलिए तो बारी बारी से हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले निलंबन के गुण के बारे में देखते हैं। निलंबन क्या है भाई? तो निलंबन जो है, निलंबन क्या है, एक निलंबन क्या है, ये विसमांग है। इसका मिश्रण कैसा होता है, विसमांग। अगर आपसे पूछे विसमांग क्या है तो हम लोग पढ़ चुके थे कि वैसा मिश्रण जिसमें
जो कण है वह सभी जगह समान रूप से फैला नहीं हो सकता है विलयन में पेंदी में ज्यादा कण हो, ऊपर में कम कण हो। मिलने वाला पदार्थ सब जगह एक समान रूप से अगर नहीं मिला हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विषमांग। क्या बोलेंगे हम लोग? मिलने वाला पदार्थ अगर एक समान न मिला हो तो उसको क्या बोलेंगे? विषमांग। जैसे उदाहरण लीजिए, 1 लीटर जल ही लीजिए और उसमें थोड़ा सा चीनी डालिए और डाल करके देखिए क्या ऊपर में चीनी है? नीचे चीनी ज्यादा है, ऊपर में चीनी नहीं है। तो ई मिलान को क्या बोलेंगे हम लोग? विषमांग। थोड़ा सा मिट्टी ही डाल दीजिए और उसको चला दीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए, तो मिट्टी तो उसमें पानी में घुली हुई दिखाई पड़ेगी आपको, लेकिन पेंदी में ज्यादा मिट्टी नजर आएगी, ऊपर मिट्टी कम, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो विषमांग समझ गए। तो निलंबन जो है वो विलयन ही है। निलंबन क्या है? विलयन ही है, तरल ही, पानी जैसा, शरबत जैसा ही है, लेकिन वो कैसा होता है? विषमांग होता है। क्लियर? यानी कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम। इसमें ठोस के कण काफी बड़े होते हैं। निलंबन जो होते हैं ना, उनके ठोस कण जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, छन्ना पत्र को आर पार नहीं जा सकती है। यानी छन्ना पत्र जो होती है ना, उसको आर पार नहीं कर सकती। कण का आकार क्या होता है? काफी मोटा मोटा होता है। क्लियर? इसका आगे है, इसका जो कण होते हैं, इसके कणों के आकार 10 के पावर -5 cm होता है। कण के आकार कितने? 10 के पावर -5 cm होता है, याद रखेंगे। इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देती है। अब आगे टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे कि क्या है, लेकिन फिलहाल समझिए कि इनमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देती है और ये अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? ये अस्थाई होते हैं। इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो वह नीचे पेंदी में क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। जैसे उदाहरण में रखिए, जल और बालू का मिश्रण, जल और मिट्टी का मिश्रण, ये किसके उदाहरण है? निलंबन के। किसी को कोई दिक्कत? तो निलंबन का क्या क्या गुण? तो ये विषमांग होते हैं, इसके कणों के आकार 10 के पावर -5 cm के बराबर होती है, या छन्ना पत्र को आर पार नहीं कर सकती है, इसको कुछ समय तक स्थायी छोड़ देने पर यह पेंदी में बैठ जाती है। इसके कण को या तो हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे हमारा है कोलाइडी विलयन के गुण। किसके गुण? कोलाइडी विलयन। दूसरा हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयन। इसके क्या क्या गुण है समझेंगे। तो इसका ये भी विषमांग होती है। क्या होती है हमारी? विषमांग, याद रखेंगे। तो विषमांग का मतलब क्या समझे कि इसमें भी कणों के आकार जो होंगे वह एक जगह समान रूप से, ये एक समान रूप से घुली नहीं होती है। इसके कणों के आकार ध्यान देंगे 10 के पावर, इसके कण के आकार कितने हो जाते हैं? 10 के पावर -7 cm से लेकर के 10 के पावर -5 cm के बीच में। किसके बीच में? 10 से। ठीक है, तो ये भी विषमांग 10 के पावर। ये याद रखेंगे, इनमें बराउनी गति दिखाई देती है। इसमें क्या दिखाई देती है? बराउनी गति। इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो ये पेंदी में नहीं बैठेगी। इसके विलयन को अगर छोड़ देंगे तो पेंदी में यह नहीं बैठेगी। और इसको देखने के लिए, इसके कणों को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? उच्च माइक्रोस्कोप की, यानी अधिक क्षमता वाली माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ये थे हमारे वास्तविक विलयन के गुण। तो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग किसके? निलंबन और दूसरा वास्तविक विलयन। आगे हमारा है रहते, पहला पढ़े हम लोग निलंबन के बारे में कि निलंबन क्या है। नहीं, तो निलंबन में हमने बताया इसके गुणों के कि विषमांग होते हैं, इसके कणों के आकार 10 के पावर -5 cm होता है। इसे हम लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख सकते हैं। फिर इसमें हमने बताया कि इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देते हैं और इसके कण आकार मोटे मोटे होते हैं, साथ ही इसको छोड़ दीजिएगा तो पिंडी में बैठ जाएगी। दूसरा पढ़ा हमने वास्तविक विलयन के बारे में, नहीं सॉरी, ये कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन में हमने बताया कि इसके संगठन भी क्या होते हैं? विषमांग, और कणों के आकार 10 के पावर -7 से लेकर के 10 के पावर -5 cm के बीच में। इसको छोड़ दीजिएगा तब पेंदी में नहीं बैठेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसके कणों को देखा जा सकता है। इसके कण जो है ना उसको देखा जा सकता और इनमें बराउनी गति दिखाई देती। आगे हमारा है वास्तविक विलयन। हमारा क्या है? वास्तविक विलयन। अगर कोई आपसे पूछे कि वास्तविक विलयन क्या है, जैसे अभी चीनी और शरबत की बात किया हमने, वो वास्तविक विलयन ही है। वो क्या हमारा है? वास्तविक विलयन। यानी ये समांग होते हैं। चीनी और पानी का मिश्रण क्या होता है? जैसे आप घोल दीजिए, शरबत तैयार हो गया, तो आप पूरा चीनी या पानी एक जगह कहीं से भी निकालिएगा तो उसकी स्वाद एक जैसी रहेगी। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पानी का स्वाद यानी जल शरबत का स्वाद मीठा और पेंदी वाला का हो जाएगा थोड़ा सा कम, या पेंदी वाला का ज्यादा ऊपर वाला का कम, ऐसा नहीं। यानी ये क्या है? समांग मिश्रण है। वास्तविक विलयन कैसा होगा? समांग। इसके कणों के आकार ना
10 के पावर -8 cm कितने होते हैं? 10 के पावर -8 cm होते हैं। अब 10 के पावर -8 cm का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये 10 है और इसके पावर -8 cm। इसका मतलब समझे क्या हुआ? सो 1 cm का कितना लाख टुकड़ा? तो 10 पर कितना जीरो? 8 को जीरो है। 4 5 6 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी कि 10 करोड़। 10 करोड़ कितना टुकड़ा? 10 करोड़ टुकड़ा कर देंगे ना। 1 cm जो होती है 1 सेंटीमीटर, उसको कितना करेंगे टुकड़ा? 10 करोड़ टुकड़ा 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 टुकड़ा। इतनी बड़ी यानी बहुत ही कम, बहुत ही छोटी, जो आपको खुली आंखों से दिखाई तो देगी ही नहीं, साथ साथ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये विद्युत का संचालन भी नहीं करता, इसमें विद्युत का संचालन भी नहीं होता, और इसको छोड़ दीजिएगा तो पेंदी में बैठेगा भी नहीं। क्लियर? समझ रहा है? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, तीनों के गुण। अब बारी बारी से कभी कभी ना आपसे अंतर भी पूछ देता है कि निलंबन और कोलाइडी में क्या अंतर है, कोलाइडी और वास्तविक विलयन में क्या अंतर है। तो आप क्या करेंगे? बस यही गुण को लिखेंगे। लिखिए, जैसे देखिए, निलंबन, कोलाइडी और वास्तविक में अंतर, तो लिखेंगे वास्तविक विलयन समांग होते हैं, निलंबन और कोलाइडी विसमांग होते हैं। वास्तविक के कणों का आकार 10 के पावर -8 cm, निलंबन के कणों का आकार 10 के पावर -7 से -5 के बीच, और निलंबन का होता है -5 cm, कोलाइडी का होता है 10 के पावर -7 से 5 के बीच। ठीक है? इसी तरह से वास्तविक विलयन को छोड़ देने पर वह पेंदी में नहीं जमती है, कोलाइडी को नहीं जमती है, निलंबन जम जाती है। बस ऐसे करके अंतर लिखना है तीनों, माने गुणों के ही अंतर में लिख देना है। क्लियर? तो आप समझ रहे थे अभी तक कौन सी हम लोग पढ़ रहे थे? विलयन के प्रकार कौन कौन? कोलाइडी विलयन, निलंबन और वास्तविक विलयन। आगे हमारा है ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव क्या है। अब देखिए, ब्राउनी गति का मतलब हुआ कि जब आप किसी वस्तु पर ना प्रकाश देते हैं, कि माने कोई विलयन हो, जैसे उदाहरण के लिए कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन पर ना आप प्रकाश देंगे तो प्रकाश देने से आपको क्या दिखाई पड़ेगी? उसके कण ना चलती नजर आती है, घूमती नजर आती है। इसको कहते हैं हम लोग ब्राउनी गति। कण को घूमने की गति को क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बिलियन है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिलियन हमने लिया है, कोलाइडी बिलियन, इसमें भर दिया हमने, और इधर से हम टॉर्च जला रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? टॉर्च जला रहे हैं। टॉर्च जलाएंगे, जैसे ही टॉर्च जलाएंगे तो इसके कण टॉर्च के सामने जो है ना वह गति करते नजर आएगी। कैसी गति? ऐसे कैसे घूम करके। तो इस गति को क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउनी गति। यानी किसी कोलाइडी विलयन पर जब आप उष्मा देंगे, प्रकाश डालेंगे, तब प्रकाश डालने के बाद उसके जो कण है ना वो कैसे नजर आएगी? चलते नजर आती है, घूमते नजर आती है। तो इस गति को क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउनी गति। कोई दिक्कत? लेकिन इसी में एक और होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का मतलब भी क्या है? कि वही बात है, किसी विलयन पर, जब किसी विलयन पर, लेकिन कौन विलयन है? तो कोलाइडी विलयन। जब प्रकाश देंगे ना, प्रकाश देने से उनकी जो प्रकाश है अनियमित रूप से गमन करेगी। कैसा गमन करेगी? अनियमित से। उसके कण जो है ना उनमें आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसको कहते हैं हम लोग कौन सी? टिंडल प्रभाव। प्रभाव का मतलब समझ गए? कोलाइड के कणों के प्रकाश बिंदु को अनियमित रूप से गमन करते दिखाई पड़ती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टिंडल प्रभाव। कोई दिक्कत? तो आप पढ़ रहे थे अभी तक वास्तविक विलयन, विलयन के प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त इत्यादि। क्लियर? आगे हमारा है कुछ कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछता है। जैसे हमारा है सॉल। सॉल एक प्रकार का ठोस कोलाइडी विलयन है। सॉल क्या हमारा है? एक प्रकार का ठोस। इसमें क्या पाई जाती है? तो याद रखें, परीक्षण के लिए द्रव है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और प्रक्षेपित मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रंग, स्याही इत्यादि कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। याद रखेंगे, स्याही हो, रंग हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये किसके उदाहरण है? तो सॉल के उदाहरण। याद रखें, किसके उदाहरण है? सॉल, कोलाइडी विलयन। दूसरा हमारा है पायस। क्या हमारा? पायस। इसमें क्या रहता है? द्रव मिला रहता है। और दूध, जल, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। माने दूध में कोई चीज रहेगा तो वो समझिए दूध क्या है, किसका उदाहरण है? पायस का। आपसे पूछेगा परीक्षा में, दूध किसका उदाहरण है? तब पायस का। इसी तरह से हमारा जेल है। जेल में एक द्रव रहता है और दूसरा ठोस। तब मक्खन और पनीर। मक्खन और पनीर किसके उदाहरण है? जेल के। इसी तरह से हमारे एरोसोल हैं। एरोसोल में धुआं है, ये किसके उदाहरण है? एरोसोल के। क्लियर? तो आपने समझा कि कोलाइडी विलयन के कुछ उदाहरण भी है हमारे। तो आप अभी तक हम पढ़ रहे थे तत्व किसे कहते हैं, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, उसके अंतर।
फिर हमने पढ़ा था उसके बारे में कि मिश्रण के कितने प्रकार हैं, ठोस द्रव, ठोस ठोस का मिश्रण, द्रव द्रव का मिश्रण। फिर हमने देखा कि अवयवों को पृथक करने के तरीके, पृथक्करण के तरीके, जिसमें हमने देखा था हाथ से चुनना, ओसाना, फटकना, चालना, नहीं श्रवण विधि, आसवन विधि, प्रभाजी श्रवण इत्यादि इत्यादि हमने देखा। फिर हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आपके विलयन के बारे में। क्लियर? तो आपको आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आप अति लघुत्तरीय प्रश्न के साथ। ठीक है? समझ रहा है सब? लाइक कर देगा आपने।